नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन मुद्दों पे जिनका खासकर किसानी से या हरियाणा से संबंध है। और अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी दशा और दिशा क्या होगी, इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। उसमें हरियाणा की अब क्या भूमिका रहने की आशंकाएँ हैं, संभावनाएँ हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब ये आंदोलन किस तरह की गति पकड़ेगा या ये आंदोलन ख़त्म होगा, इस पे बात करेंगे। इस आंदोलन में कल जो कुछ हुआ है उसके बाद हरियाणा के लोगों का जो एटीट्यूड है उस क्या रहेगा, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। और बलबीर सिंह राजेवाल जो बहुत बड़े किसान नेता हैं पंजाब के, उन्होंने क्या कहा हरियाणा के बारे में, इस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसका हरियाणा की राजनीति पे क्या असर पड़ा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइए अब किसान आंदोलन में क्या। देखिए दोस्तों, अगर आप इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने खड़ा किया था और इसको खड़ा करने में उनको 3 से 4 महीने लगे थे। जब ये 3 कृषि कानून पास हुए थे तो सबसे पहले जो मूवमेंट्स थी वो पंजाब में शुरू हुई थी। जगह जगह जत्थेबंदियाँ शुरू हुई, धरने हुए, भाषण होते रहे और एक बेस तैयार हुआ एक बड़े आंदोलन का। और वो जब बेस तैयार हुआ तो किसान नेताओं ने ये तय किया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और 6 महीने का राशन पानी लेकर हम दिल्ली चले जाएंगे। जब वो दिल्ली गए तो जब सीमाओं से, हरियाणा की सीमाओं से गुजरे, पंजाब से निकले तो बैरिकेड्स तोड़े। आपको खूब अच्छी तरह से याद होगा कि हरियाणा के लोगों का तब योगदान इसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ थोड़े बहुत युवा बैरिकेड्स तोड़ने में उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन कोई भी बॉर्डर पर जाकर सिखों के साथ नहीं बैठा। करीबन 62-63 दिन ये आंदोलन चला। पहले 30 दिन भी हरियाणा की कोई खास मूवमेंट बॉर्डर पे नहीं थी, लेकिन जब से राकेश टिकैत यूपी से गाजीपुर बॉर्डर से सक्रिय हुए और योगेंद्र यादव राजस्थान का जो बॉर्डर है हरियाणा से सटा हुआ, वहाँ से सक्रिय हुए, तो तब ये आंदोलन एक थोड़ा सा बड़े रूप में उत्तराखंड शामिल हुआ और बाकी स्टेट के जो नाम मात्र के जो प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा का इस आंदोलन में रहा और हरियाणा और पंजाब के लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को एक बड़ा व्यापक आंदोलन में तब्दील कर दिया। इसी बीच गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी वाला मामला सामने आया। वो जो पूरी जीटी रोड बेल्ट है उसकी भागीदारी इस किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी। इधर शुरुआत में सिरसा और फतेहाबाद के लोग शामिल हुए थे, लेकिन जैसे अहिरवाल आज भी लगभग कटा हुआ है इस आंदोलन से, बाकी ज़िलों में भी कोई खास प्रभाव इस आंदोलन का नहीं था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन में हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ती रही और जो ट्रैक्टर परेड है उसमें वो हिस्सेदारी टिकरी बॉर्डर पर स्पेशली प्रतिनिधित्व और जो सिंगू बॉर्डर है उसमें ट्रैक्टर परेड में वो हिस्सेदारी दिखाई दी। लेकिन जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई है, जो 7 सदस्यीय कमेटी है जो चर्चा करती है, उनमें से बलबीर सिंह राजेवाल भी एक सदस्य हैं। उन्होंने आज सिंगू बॉर्डर पर, चाहे मन व्यथित ही क्यों ना हो उनका, लेकिन जो विचार अपने रखे हैं वो सीधे सीधे हरियाणा के लोगों को इस आंदोलन से काटने का काम करेंगे। वैसे ही कल जो घटना हुई है, भले ही उसको टीवी मीडिया कैसे भी उसको अपने तरीके से दिखाएगा और लोगों के ओपिनियन बदलने का काम करेगा, ये तो उनकी खैर ड्यूटी है, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में कोई भी हरियाणा का नागरिक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये उसके अपमान का मसला है कि कोई तिरंगे झंडे को स्वीकार ना करें। भले ही कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो जो पोल पे चढ़ा हुआ जो आदमी था उसने इस पूरे मूवमेंट से हरियाणा को अलग काटने का काम किया है। और जो बलबीर सिंह राजेवाल जी का जो ताज़ा बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा वालों ने ये सब किया है, अब उनको कौन समझाए कि गाजीपुर बॉर्डर पे हरियाणा के लोग नहीं थे। हरियाणा के लोगों को आप सिंगू बॉर्डर से कहते तो मानते, हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पे कहते। और जो जहाँ भी क्लैश हुआ है आप देखेंगे हरियाणा का कोई भी किसान घायल नहीं हुआ है। और हरियाणा के किसानों का उपद्रव में आप किसी भी वीडियो में, मैं जहाँ जितने वीडियो मेरे सामने आए हैं, मुझे हरियाणा का किसान देखा नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर मैं 26 जनवरी को मौजूद था।
हरियाणा के किसानों का बड़ा लंबा काफिला था, लेकिन शांतमय ढंग से सब जा रहे थे। ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर थे और किसी प्रकार का उपद्रव होते हुए मैंने तो कम से कम वहाँ नहीं देखा। तो बलबीर सिंह जो राजेवाल हैं, देखिए क्राइसिस के समय नेतृत्व की परीक्षा होती है, और जो ये किसान आंदोलन है इसमें क्राइसिस का जो ये समय आज चल रहा है, कल क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन इस क्राइसिस के समय में नेताओं की जो भूमिका है वो उसमें वो एक तरीके से फेल हो गए हैं। खासकर बलबीर सिंह राजेवाल जी, जिन्होंने हरियाणा की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। हालांकि ये आंदोलन किसानी को लेकर है, 3 कृषि बिलों को लेकर है, तो हरियाणा का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, जो इस आंदोलन में सक्रिय था, जिनको ठीक ठाक से लोग जिनकी बातें सुनते हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि नेताओं की पूजा करना बंद करें और ये आंदोलन किसानों का है तो इस पे फोकस रखें। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हरियाणा की तो वर्षों से आदत व्यक्तिगत पूजा की ही रही है, और इस आंदोलन में भी व्यक्तिगत पूजा ही हरियाणा के लोगों ने की है, भले ही वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के रूप में ही क्यों ना की गई हो। तो ये जो आंदोलन है, अब ये आंदोलन पूरा दोबारा से सिखों के कंधे पे आ गया है, और जो निशान साहिब उन्होंने लहराया है उससे उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो दमदार असर इस आंदोलन में था वो कमज़ोर हो गया है। और लेकिन आंदोलनों में ऐसा होता है, अप एंड्स डाउन आते हैं। अब ये देखना है कि किसान जो नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो उसको कैसे संभालते हैं। 2 संगठन है, भानु वाला और वीएम सिंह वाला, और उस 2 संगठनों ने किसान आंदोलन से अलग होने का फैसला किया है। ये 2 संगठन पहले भी शामिल नहीं थे, इनका पैरेलल अलग से धरना चल रहा था, और जो आरोप है वो वीएम सिंह वाले ही ग्रुप पे लगा है कि उन्होंने सबसे पहले वॉयलेशन की, और वो एक एजेंडा लेकर आए थे और वो सफल हो गया, वो घरों को लौट रहे हैं। कुछ इस बात में दम भी है कि वीएम सिंह का जो धरना है पुलिस के बैरिकेड से उधर चल रहा था, और उन्होंने बैरिकेड तोड़े, लाल किले की तरफ भी हो गए। दीप सिंधु का एक अलग मसला है, देश की सुरक्षा एजेंसियों को ये देखना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या असर होगा। देखिए दोस्तों, आपने याद होगा यहाँ पे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का हेलीपैड सबसे पहले किसानों ने खोदा था। फिर मुख्यमंत्री तक की जनसभा जो किसान जहाँ पंचायत थी उसको कैंसिल करवा दिया था, और एक तरीके से भाजपा के सत्ता में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो बैकफुट पे चले गए थे, चुपचाप बैठे एक अपनी धीमी सांसों से ये देख रहे थे कि क्या होगा। लेकिन ये जो कल का जो एपिसोड है, इसने हरियाणा भाजपा को एक संजीवनी देने का काम किया है। भाजपा के लोग अब पूरी ताकत से पुरजोर तरीके से इस आंदोलन का विरोध करेंगे। सुनने में आ रहा है कि 1-2 जगह पे जो टोल हैं वो भी फ्री करवा दिए जाएंगे। हालांकि इस मामले में 2 मत हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग ये भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए, वो लोग ये नहीं चाहते कि टोल फ्री ख़त्म हो। टोल का मज़ा सब फ्री में लेना चाहते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का विरोध हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में पहले से ही था। वो लोग किसान आंदोलन में शामिल नहीं थे। अब एक बड़ा वर्ग, जो तिरंगा झंडा जो एपिसोड हुआ है, उसके बाद एक हरियाणा के एक बड़ा वर्ग की सिंपैथी आंदोलन से कम होगी, और हरियाणा भाजपा को और चाहिए भी क्या, अंधे को चाहिए 2 आँखें और भूखे को चाहिए 2 रोटी। तो और जो बड़ा कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का है वो वापस उसकी तरफ जुड़ेगा, और हरियाणा भाजपा को इसका फ़ायदा होगा। अब आने वाले दिनों में आप देखना, हरियाणा भाजपा के सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे किसान आंदोलन का जो एक जुड़ाव हरियाणा का कम हुआ है उसको भुनाने की कोशिश करेंगे, और ये उनके पास एक अच्छा अवसर भी है। राजनीति में अवसरों को भुनाने का काम किया जाता है। अब जो उनकी सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके लोग भी बाहर निकल आए हैं। काफ़ी दिनों से वो भी सांस रोक कर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कल से उन्होंने भी एग्रेसिव अभियान छेड़ दिया है। लेकिन अफसोसजनक तरीके से उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आंदोलन में हिस्सा ले रहा है वो ही उनका कोर वोटर जननायक जनता पार्टी का था, और वो उनसे इस चुनाव में, अगले जो चुनाव हैं वहाँ तक भले ही सरकार के 4 साल पड़े हों, लेकिन लगता नहीं है कि वो कोर वोटर अब उनके पास लौटेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा इससे ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो इसमें शामिल होगा। सिर्फ उनको जो जीटी रोड बेल्ट है उस पर अपना ध्यान दोबारा से फोकस करना है।
बाकी 10-12 ज़िले उनकी पकड़ में आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में आज एक हुए महत्वपूर्ण अपडेट में, और शायद हरियाणा में ये हाल फिलहाल के सालों में पहला उदाहरण है जब किसी ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया हो। अभय सिंह चौटाला ने पहले घोषणा की थी, लोगों ने कहा कि ये तो टेक्निकली गलत है, और टेक्निकली गलत तो उन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी को खुद देकर आऊँगा। तो एक नई रीत और परंपराएं डाल दी हैं। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। उनका इस्तीफे का हरियाणा की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, इस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने इस्तीफा देने से पहले अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान हैं, और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आए, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान की हितैषी है, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है, तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंकित, बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीति में आज तक तो घड़ियाली आंसू भरे ना कांग्रेस वाले, तो कहते हैं किसानों के साथ, इनको किसी को वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किसी में गए ही नहीं है, और वो गया था अपना क्या नाम उसका भूपेंद्र, वो गया और उसको जब किसी ने नजदीक नहीं फटकने दिया तो ये कि जगह कोई हरियाणा के लोग लंगर लगा के बैठे थे, रोटियां बना रहे थे, ये वहां जाकर के रोटियां बनाने लगे। इसने रोटी भी ऐसी सेक दी वो भी जल गई, इसको तो रोटी भी नहीं सेकनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुम विपक्ष में मानते हो, अगर विपक्ष में होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके विधानसभा से भागता नहीं। उस दिन जिस दिन कृषि बिल के ऊपर चर्चा होनी थी, उस दिन भाग के गया कि नहीं भाग के गया। इसकी अपनी पार्टी की जो इनकी स्टेट की प्रेसिडेंट है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आरोप लगाया था उधर पे ये कांग्रेस ये बीजेपी का एजेंट है। ये आरोप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ये आपके अखबारों में, रेडियो में, टीवी पे, सब चैनल पे आए हुए। तो फिर तुम मुझे बता तो दो कौन सा विपक्ष का है, या जिसके मैं हल्के में ना जाऊं, या तो सारे सत्ता पक्ष वाले हैं। दोस्तों, आपने अभय सिंह चौटाला की बात सुनी होगी। अभय सिंह चौटाला ने एक बहुत बड़ी लकीर हरियाणा की राजनीति में खींचने का काम किया है, और शायद ये लकीर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं खींच सकते। शायद ये लकीर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी खुद नहीं खींच सकते, या उनका कोई विधायक नहीं खींच सकता। और इसकी उम्मीद जननायक जनता पार्टी से तो करना ही बेमानी है, क्योंकि सर्वाधिक विरोध उन्हीं का इस दौरान हो रहा है, लेकिन वो लोग तो इस्तीफा देने की सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर अभय सिंह चौटाला का एक खुद इकलौते विधायक थे और वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब उपचुनाव होंगे, इस सीट पे तय हो गया है कि 6 महीनों के अंदर एलनाबाद सीट पे उपचुनाव होंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो पता नहीं कि वो प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन तय है कि वो वही प्रत्याशी बनेंगे। और ये देखना रोचक होगा कि किसानों के समर्थन के नाम पे दिया गया उनका इस्तीफा इनेलो को प्रदेश में दोबारा से संजीवनी दे पाता है या नहीं दे पाता है, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो उसी कोर वोटर पे है जो कभी जननायक जनता पार्टी में चला गया था, लेकिन इस्तीफे के बाद वो अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ सकता है। और एलनाबाद इसकी परीक्षा होगी। अगर एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला फिर से जीत दर्ज करते हैं, तो ये आने वाले समय में जो उनकी भूमिका है वो एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जननायक जनता पार्टी को ख़त्म करने की तरफ होगी। और उनके जो कोर वोटर हैं, जो रूट कर उन इनेलो से कटकर जजपा में चले गए थे, वो दोबारा से उनको साथ जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन
उपचुनाव कोई आसान काम नहीं होता। 6 महीनों में चुनाव होने हैं, 6 महीनों बाद परिस्थितियां दूसरी होंगी। इतना आसान बीजेपी उनको फ्री हैंड नहीं छोड़ने वाली है। और एक बहुत बड़ा, एक अच्छा, एक रोमांचक और अलग तरह का चुनाव इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि तब एक तरफ अभय सिंह चौटाला होंगे जिन्होंने किसानों के नाम पे अपना विधायकी छोड़ी है, उनके पास उनका सिंपैथिकल वोट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो एक सीट फिर से हथियाना चाहेगी, ताकि वो किसी भी तरीके से सिरसा में एक सीट उनके पास आ जाए, और उनको सीटों की ज़रूरत भी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और या कुमारी शैलजा, जिसका भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा, उन पर यह दबाव होगा कि किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, तो वो उसके सामने किस तरह का प्रत्याशी उतारते हैं या उनका क्या गणित रहेगा, ये भी बड़ा रोमांचक होगा। लेकिन हरियाणा के लोगों की दिलचस्पी हमेशा उपचुनाव में रहती है, और जो माइलेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव जीत कर लिया था, करीबन वैसा ही माइलेज अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद से इस्तीफा लेकर दिया है। तो आने वाले समय में जो जाट वोटर हैं खासकर, उस पर एक अलग किस्म का दौन देखने को मिलेगा कि वो इनेलो के साथ फिर से जुड़ना पसंद करेंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाना पसंद करेंगे। बीजेपी सेफ है। बीजेपी को किसान आंदोलन में ये जो अफसोसजनक घटनाक्रम हुआ है, इसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक संजीवनी देने का काम किया है। सबसे दुविधाजनक स्थिति में जननायक जनता पार्टी ही रहेगी, और आने वाले समय में उनके जो लोग हैं उनके सामने ये चुनौती रहेगी कि कैसे अपने वोटरों को वो मनाए, कैसे अपने कोर वोटर के साथ फिर से जुड़ जाए, क्योंकि उनके पास सत्ता में रहकर अलग अलग तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं, उनका कोर वोटर भी नाराज़ है, तो उन पे ये बड़ा दबाव रहेगा। और इलाहाबाद उपचुनाव में भी काफ़ी दबाव रहेगा कि जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, अपने चाचा का विरोध कैसे करेंगे, अपने चाचा को कैसे हरवा पाएंगे, क्योंकि अगर वो उनको हरवा पाने में सफल होते हैं तो वो इससे यही सिर्फ एक मौका है कि वो कहीं ना कहीं दौड़ में बने रह सकते हैं। आप भी ज़रूर बताएं कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसका क्या हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ेगा। क्या अभय सिंह चौटाला दोबारा जीत जाएंगे?